हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पर क्लासेज पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हूं सीटेट। ठीक है दोस्तों, सीटेट जुलाई जुलाई 2019 का पेपर 1। ठीक है दोस्तों, जिसमें सीडीपी हमने पिछले वीडियो में 30 का 30 क्वेश्चन कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, और आज मैं करने वाला हूँ आप सभी के बीच मैथ्स पेडागोजी। ठीक है दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी का आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 15 का 15 क्वेश्चन। आपको पूरा विश्लेषण के साथ कराया जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और कमेंट्स के माध्यम से अपना राय प्रस्तुत करें कि किस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा और कहाँ कमी हमसे रह गया, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करूं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज हम इस वीडियो में आगे मैथ्स पेडागोजी की ओर। आप देख रहे हैं यह जो क्वेश्चन है सीटेट जुलाई 2019 का पेपर 1, जिसका सीडीपी मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं 30 का 30 क्वेश्चन, और इस वीडियो में करने वाला हूं मैथ्स पेडागोजी का 15 क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यह जो है मैथमेटिक्स भाग 2, इसी का प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। तो ये सब बनाने वाला मैथ्स है। बनाने वाला का चर्चा किसी और वीडियो में मैं करूँगा। अभी मैं पेडागोजी को देख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पेडागोजी जो बनाने वाला है आपको, वह शुरू होता है 38 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? 38 नंबर क्वेश्चन से। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन अक्षरों का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं इस प्रश्न को। क्या कह रहा है आपको कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। यानी आप जानते हैं कि हॉरिजेंटल जो लाइन होता है वह कैसा होता है, यानी क्षैतिज लाइन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। और ऊर्ध्वाधर जो लाइन होता है सो ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, और आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ कह रहा है आपको कि ए, एक्स, सी और वाई, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है ग्राफ पेपर में इस प्रकार से रहता है, और इधर हम लोग एक्स लिखते हैं और इधर वाई लिखते हैं, और इसको क्षैतिज रेखा बोला जाता है और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपसे प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन या किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं हैं। तो आपका यह प्रश्न का आंसर बन जाएगा 2 नंबर एक्स, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार जो एक्स लिखते हैं तो यह पूरा बीचों बीच के माध्यम से चलता है। तो इधर ये ऊर्ध्वाधर बन गया, ठीक है, और ये क्षैतिज का काम भी कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, तो 39 नंबर क्वेश्चन वैसे बनाने वाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल कर लेता हूँ मैं और आप सभी के पास इसका डिस्कशन भी कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ कह रहा है आपको कि 72 इंटू 28 इजकल टू 36 इंटू 4। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट अपना ज़रूर दें। ठीक है दोस्तों, आपका लाइक शेयर कमेंट, ठीक है दोस्तों, हमें हौसला प्रदान करता है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है, आप देखेंगे तो इसका क्या मतलब है। यहाँ कह रहा है कि 72 इंटू 28 इजकल टू 36 इंटू 4 खाली स्थान में क्या होगा। इसका सीधा सीधा मानना है दोस्तों कि 72 को अगर हम 36 इंटू 2 लिखे तो कोई हर्ज नहीं है, मल्टीप्लाई 7 इंटू 4 लिखे फिर भी सही। तो इसी के इजकल टू में 36 इंटू 4 है और डाइस स्थान में क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे 36 इंटू 4 है, इसीलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिखा हूँ। तो 36 से 36 चल जाएगा नहीं, और 4 से 4 चल जाएगा। तो अब आपको खाली स्थान में भरना क्या है, 7 इंटू 2, यानी सीधा सीधा हम कहें तो आपको यहाँ पे 14 भरना है, जो क्या है 7 का मल्टीप्लाई है, नहीं गुणज है। तो आपसे प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि 7 का गुणज है, तो सही बात है। एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य नहीं होगा दोस्तों। 10 से कम है तो 10 से कम भी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्या कहता है कि एक सम संख्या है, तो 14 आपको एक सम संख्या है, और 56 का गुणनखंड है तो 56 का गुणनखंड भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर बन जाएगा ई, डी और ए। और ऐसा ऑप्शन खोजिए आप, तो यहाँ पे आपको मिल गया होगा ई। ठीक है दोस्तों, ई, ए, डी आपका आंसर 4 नंबर। समझ गए इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ भी आपको क्वेश्चन कूट में है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कह रहा है चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिखना। तो लिखने से यहाँ नहीं होगा, आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना। जैसे ठोस पदार्थ हमने कुछ ले लिया, इसको 4 भाग में बांट दिया और बालक को हम समझा सकते हैं कि एक टुकड़ा ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। या किसी सबके घर में रोटियां बनती होगी, तो मान लेते हैं एक रोटी अगर हो गया दोस्तों, इसको 4 टुकड़ा करके हम समझा सकते हैं बालक को कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, तो ठोस यानी मूर्त पदार्थ, यह सही है। आगे कर रहे चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाली चित्र दिखाना। तो हम चित्र भी दिखा सकते हैं। इसके बाद बालक को यह दोनों बात हो जाएगा, तब हम चतुर्थांश के प्रतीक श्याम पट पे, बोर्ड पे अपना मैं लिख दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका जो है तो 40 नंबर का आप जो आंसर देखेंगे तो मैच करिए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आंसर क्या होगा, मूर्त पदार्थ यानी बी, तब सी और तब ए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला प्रश्न कह रहा है आपको, जो बोर्ड पे लग चुका है, 41 नंबर। ठीक है, यहाँ 41 नंबर में कह रहा है आपको कि कक्षा 3 के छात्रों, ठीक है दोस्तों, 16 इंटू 25 का गुणन इस प्रकार किया कि 16 इंटू 25 को जैसे ही पहले क्वेश्चन में देखे 8 इंटू 2 और 5 इंटू 5, यानी इसको मल्टीप्लाई करने से 25 बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से 16 बन गया। इसी को आप यहाँ पे उलट दीजिए तो यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, बात बराबर है और इस प्रकार से 400 आंसर प्राप्त कर लिया गया। तो यहाँ पे आपको कहता है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए, ठीक है दोस्तों, छात्र ने गुण के किस नियम का प्रयोग किया है। तो सीधा सीधा बात है सहचर्य नियम। सहचर्य मतलब होता है प्यारे दोस्तों साथ साथ। ठीक है,
साथ साथ। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे आपको साथ साथ लेकर के काम किया गया है। 5 इधर था तो इधर ले आए, 2 इधर था तो इधर लेके चले गए, हम आराम से कर लिए। चलिए, तो आपका जो आंसर बना सो क्या बन गया? साहचर्य सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? तो समावेशी विद्यालय आपको कहता है दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या कह रहा है कि हाउ विल यू, ठीक है दोस्तों, कैटर टू द नीड्स ऑफ विजुअल चैलेंज्ड स्टूडेंट फोर ऑफ योर क्लासरूम इन एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी कक्षा है, समावेशी विद्यालय है, तो वहाँ पे आपको सभी पृष्ठभूमि के बालक को एक साथ रख करके और आपको शिक्षा देना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कह रहे हैं उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आंसर कोई ना कोई होगा। अगला कह रहा है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग करके, यानी जो प्रणाली आपके पास है उसका प्रयोग करके हम बालक को शिक्षा दे सकते हैं। विशेष शिक्षक के पास भेजना ये तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो उपलब्ध है उसी में बालक को शिक्षा देना है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपका यही कहता है। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न का आंसर 2 नंबर हो जाएगा कि बालक को आप वैकल्पिक रूप से जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसमें उसको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे 43 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लग चुका है। यहाँ आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रमण नहीं है, यानी गणित में कौन सा चीज को नहीं रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आंसर नेगेटिव में होगा। ठीक, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा अभी करे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण जो है सो आप ले सकते हैं। मानस दर्शन मैथ का मतलब ही है कि मनुष्य को अपने सही जीवन से पहचान करवा देना। आकलन पठन पाठन प्रक्रिया का अध्ययन का यह एक अभिन्न हिस्सा होता है, तो इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे। इस प्रकार से आप किसको नहीं रखेंगे? कंठस्थ करना जो है सो सही बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर जो बन जाएगा वह 3 नंबर ही, क्योंकि इसको नहीं रखना है और आपको क्वेश्चन भी कह रहा है कि नहीं रहना चाहिए गणितीय प्रक्रम। तो इस प्रकार से आपका आंसर 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? प्रारंभिक मतलब प्राइमरी स्टेज स्ट्रक्चरल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखना है वर्गीकरण जो है प्रारंभिक स्टेज में होता है, वर्ग समावेशन भी होता है, संरक्षण भी होता है। माप का जो मैपिंग प्रणाली है ये हम बालक को प्रारंभिक स्तर पे नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हम शिक्षा बालक को मैपिंग का, मेजरमेंट करने का आपको जो है सो प्राथमिक स्तर में भी देना शुरू कर देते हैं। तो प्रारंभिक संख्यात्मक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं, आपको मैपिंग नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कह रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन। समझिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छा से, क्योंकि शब्दों में ही छुपा है इसका आंसर। यहाँ कह रहा है आपको संख्याक मतलब नंबर्स। संख्याक आप लोग दोस्तों जानते होंगे क्या होता है। 0 से लेकर के 9 तक का जो संख्याक लिखते हैं, चिन्ह प्रतीक जो होता है वह संख्याक है। ठीक है, और संख्याएं तो अनेक है, लेकिन संख्याक लिमिट है। ठीक है, जो 0 से 1 तक में, 9 तक में है, सॉरी। अब यहाँ कह रहे हैं निम्न विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो अब आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा सही है। यहाँ कह रहे हैं संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह बात तो सही है। अब कह रहे एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, यह भी बात दोस्तों सही है। तो आपका दोनों का दोनों आंसर सही है। अब आप आंसर चूज करेंगे। कह रहे ए बी दोनों अशुद्ध है, तो गलत हो जाएगा। ए शुद्ध है एवं बी अशुद्ध है, यह भी गलत हो जाएगा। बी शुद्ध है और ए अशुद्ध है।
तो आपका आंसर क्या बन जाएगा कि ए और बी दोनों शुद्ध है, अभी अभी आप देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ठीक है, योग यानी एडिशन, जोड़ से संबंधित कह रहा है योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। तो पढ़ते हैं और कह रहा है कि एक टुकड़ी में 15 संतरे हैं और दूसरी में 17 हैं, सब मिला करके, यानी आपको 15 + 17 पूछ रहा है, समुच्चय करना है, योग का समुच्चयन करना है, एक साथ करना है। ठीक है, आगे कह रहा है बी नंबर ऑप्शन कि एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत के बजट के बाद 375 रुपया की वृद्धि हो गई नई कीमत। अब जो बजट बन चुका है, जैसे बिहार सरकार, केंद्र सरकार या प्रत्येक स्टेट सरकार की बजट होती है, बजट बन जाने के बाद अगर हम कहेंगे कि कुछ छूट गया मेरा, उसको इंक्लूड कर लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा? संवर्धन हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा? नहीं, जबकि वृद्धि कर रहा है आपको, तो आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए योग पर समुच्चयन और बी जो है संवर्धन होगा। तो यहाँ कहता है ए संवर्धन, योग का गलत हो गया। आगे कह रहा है कि ए समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको सही से यहाँ पे दिख रहा है। आगे कह रहा है कि दोनों ही योग के समुच्चयन संरचना तो होगा नहीं, एक संवर्धन एक योग है, योग पे है संरचना, संवर्धन को प्रदर्शित करता है नहीं। तो इस तरह से आपका आंसर 2 नंबर कि योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 47 नंबर कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देते हैं। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। तो हम आप सबों को बता चुके हैं दोस्तों, टाइल्स जो होता है सो 2D आकृति वाला होता है, यानी या तो वो वर्ग होगा या आपको आयत होगा। ठीक है, या आपको त्रिभुज में होगा, या आपको आप ले सकते हैं कैसा, तो आप ले सकते हैं चतुर्भुज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइल्स को हम काट सकते हैं और 2D वाले चीज़ को देखते हैं तो छठफल, परिनाप, परिमाप, गुणनखंड ये सब हम निकाल सकते हैं। कर इस कार्य में निम्नलिखित कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है, क्या कॉन्सेप्ट छुपा है? तो अब सबसे पहले बात यह है कि आप देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहा है आपको कि आयतन, तो वॉल्यूम के बारे में हम आपको वॉल्यूम के बारे में बताए थे कि यह 3D आकृति में होता है। तो वॉल्यूम जिस जिस में है उसको छांट दीजिए। तो वॉल्यूम पहला नंबर छट जाएगा, तीसरा नंबर छट जाएगा और चौथा छट जाएगा। आपका आंसर क्षेत्रफल, गुणनखंड, ठीक है, यानी एरिया, उसके बाद आपको लेना है फैक्टर और परिमाप, पैरामीटर सॉरी। तो इस तरह से आंसर 2 नंबर बन जाएगा। चलिए आगे आप क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों की संरचना की योग्यता विषय में सही कथन को बताता है। तो क्या बताएगा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला कहता है कि भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आता है। अभी अभी आप पढ़े हैं कि आयतन वाला बात बाद में होता है, जबकि वेट वाला बात हो जाता है। आगे कर आयतन की संरक्षण की समझ द्रव्यमान से पहले, तो ये बात नहीं होगा क्योंकि आयतन बाद में चला जाएगा। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं से संरक्षण पहले आती है, ये भी बात नहीं होगा। यहाँ पे लंबाई की संरक्षण की समझ संख्याओं से पहले, ये भी नहीं होगा। आपको पता है कि आंसर 1 नंबर होगा। भार के संरक्षण की समझ समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन यानी 49 नंबर क्वेश्चन पे। तो 49 नंबर क्वेश्चन बेन हीले महोदय का है और आप लोग देख चुके हैं बेन हीले के स्तर यह किसका संकेत। तो बेन हीले महोदय ज्यामितीय अवधारणा के तहत अपना कॉन्सेप्ट दिए हैं
जहाँ पे 5 प्रकार से वह बताए हैं। संख्या संकल्पना नहीं होगा, स्थानीय मान के बारे में नहीं बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, ज्यामितीय ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, बेन हिले महोदय का आंसर 3 नंबर। अब आपको 50 नंबर क्वेश्चन देखना है। कह रहे निम्नलिखित में समुच्चयों के में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो 50 नंबर कहता है प्रयत्न त्रुटि विधि चित्रांकन कंठस्थ करना नहीं होगा दोस्तों, हल करने में कंठस्थ वाला काम नहीं करेगा। रट लेना यहाँ पे है, ये भी गलत हो जाएगा। 3 नंबर में कहता है कि विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप, यह सही बात है। यहाँ पे आगे कर है कंठस्थ करना, तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर 3 नंबर बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसी क्रिया की 0.2, 3 और 0.2 बराबर इतना की संकल्पना को समझाने के निम्नलिखित में से किस अधिगम का उचित साधन है। तो कौन सा हो जाएगा। डेनिस ब्लॉक पे दशमलव वाले बात नहीं बतलाया जाता है, टेलर किंतारा पे नहीं बतलाया जाता है, संख्या चार्ट पे नहीं बतलाया जाता है। ग्राफ पेपर जो होता है दोस्तों बहुत छोटे छोटे भागों में बटा रहता है, तो यहाँ पे दशमलव वाले बात बताने में आसानी हो जाती है। तो हम लोग ग्राफ पेपर के माध्यम से बालक को बता सकते हैं दशमलव वाली बात। अब चलेंगे आगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है आपको छात्रों के प्रतिदिन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है आपको, छात्रों के प्रतिदिन, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों के संबंध में होना। तो प्रतिदिन वाला बात सही है, बाहरी जीवन से जोड़ रहे हैं शिक्षा को। कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह भी नहीं होगा। आगे कह रहा है आपको कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो कठोरता देने वाला बात होगा नहीं। आगे कह रहा है आपको कि छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करना, यानी एडवांस में भविष्य के लिए तैयार करना, तो गलत बात हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सही, तो 1 नंबर प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना, यह बात सही है। आगे कह रहे हैं आपको कि गणित, ठीक है दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन आगे यहाँ पे कह रहा है कि गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विशेषता यहाँ पे नहीं हो जाएगा। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। अब बताइए, एक ही संकल्पना ढांचा के लिए विभिन्न अधिगम का प्रयोग हम कर सकते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहे हैं आपको कि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। कठोरता वाली बात नहीं होगा, हम आपको पहले बता चुके हैं। आगे कह रहा है कि छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना हो सकता है, लेकिन आगे कह रहा है प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। तो सबसे जो पॉजिटिव आंसर आपका रहा है यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद आपका जो है 1 नंबर, यानी निगेटिव व्यू से देखे, क्योंकि आपको नहीं कह रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कठोरता वाला शब्द हम नहीं उपयोग कर सकते हैं। आगे कर आपको 54 नंबर क्वेश्चन में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना प्रभावशाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा योजना प्रभावशाली नहीं है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि कार्यों को, ऐसी कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने पर और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके। यानी रटने का और संकल्पना कॉन्सेप्ट को समझने का अंतर करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस को देखेंगे, तो यह सही बात हो जाएगा। अब आगे करें विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ये तो बिल्कुल सही बात है। ऐसे कार्य की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तम प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है।
आगे कार्य आपको मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, यही बात गलत है। मुख्य रूप से आप ग्रुपिंग में ही अपने कार्यों को संचालित करेंगे तो यह बात गलत हो जाएगा, यानी आपका आंसर 4 नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं होने वाला बात को लेना था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बनाने वाला है, 56 नंबर क्वेश्चन भी बनाने वाला है, 57 नंबर क्वेश्चन भी बनाने वाला है और 59 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन भी बनाने वाला है। मैथ्स है और 60 नंबर इस तरह से समाप्त हो गया। यानी दोस्तों आज हम इस वीडियो में टोटल किए हैं 15 क्वेश्चन पैडागोजी का। अगर कोई छूट गया हो या कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर हमको अपना राय प्रदान करें, ताकि अगले वीडियो से हम उसको सुधार कर पाएँ, इंक्लूड कर पाएँ इसमें। तो दोस्तों अभी तक जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के माध्यम से अपना राय प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।